हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे किसी भी योजना के लक्ष्य क्या होते हैं, योजना को लाने का क्या लक्ष्य होता है। ठीक है, योजना क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब योजना क्यों लाया जाता है, क्या लक्ष्य होते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर 2 का टॉपिक है। चैप्टर 2 का नाम है भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 तक। तो देखते हैं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य क्या होते हैं, क्या मोटिव होता है। सबसे पहली बात, प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के कुछ लक्ष्य होते हैं। क्या लक्ष्य होते हैं? समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। एक समान महत्व दिया जाता है या दिया गया है। देखो, कुछ बुनियाद होती है, बेस होता है। हम जब भी कोई नियम बनाते हैं या कोई योजना बनाते हैं तो उसमें इन चारों का जिक्र या इन चारों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। ठीक है, इन चारों में से किसी को भी हम छोड़ नहीं सकते। समृद्धि का मतलब है कि अब उस योजना से कुछ फायदा होना चाहिए, ऐसा ना हो कि देश को नुकसान हो। समृद्धि का मतलब योजना में यही है। वैसे समृद्धि का एग्जैक्ट मतलब अभी मैं बताऊंगा, लेकिन अगर योजना के पर्सपेक्टिव से देखें तो यही मतलब होता है कि वो देश के लिए हितकारी होना चाहिए, देश को उससे कुछ लाभ होना चाहिए, कुछ सीखे लोग उस योजना से। ठीक है, आधुनिकीकरण, टेक्नोलॉजी का यूज़ होना चाहिए। आधुनिकीकरण का मतलब है कि जो समय की मांग है, समय जो चाहता है उस हिसाब से कोई चीज़ उत्पादन होना चाहिए या कोई चीज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस रूढ़िवादी चले जा रहे हैं, अरे पहले तो ये होता था तो अभी भी यही होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ आधुनिक चीज़ होनी चाहिए, आधुनिकीकरण आना चाहिए। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भर भारत चला आ रहा है, अभी आजकल मुहिम भी चली हुई है आत्मनिर्भर भारत का, अच्छी मुहिम है। तो क्या मतलब है आत्मनिर्भरता का? आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन हम अपने देश में करने के लिए कैपेबल हैं, उस वस्तु को हमें बाहर से आयात ना करना पड़े, हम अपने देश में ही बनाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों का आयात कम करके हम अपने देश में ही बनाएं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? हमारे देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे देश के लोगों को नई नई टेक्नोलॉजी मिलेगी, हमारे देश के लोग ही प्रशिक्षित होंगे, हमारे देश के लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा काम करने का, सब कुछ हमारे देश में रहेगा, प्रॉफिट हमारे देश में। अब रॉ मटेरियल जो यूज़ होगा, क्योंकि प्रोडक्ट हमारे देश में बन रहा है तो रॉ मटेरियल भी हमारे देश का ही होगा, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे अनुकूल होगी तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। इसलिए आत्मनिर्भरता को ध्यान दिया जाता है कि कोई भी योजना जब बन रही हो तो उसमें ये देखा जाए कि वो आत्मनिर्भरता का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे देश में ही उपज हो जाए, हमारे देश में ही उत्पादन हो जाए उस योजना से रिलेटेड। ऐसा ना हो कि योजना कोई बनी और उसका 100% योजना बाहर पे एक्सपोर्ट पे डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट आएगा तो ही वो योजना काम करेगा, वरना नहीं। तो फिर उस योजना का फ़ायदा ही क्या हुआ? हमारे देश के लोग तो उसका प्रॉफिट ले ही नहीं पा रहे हैं उस योजना का। एक होता है समानता। अब कोई भी योजना हो तो उसमें किसी एक वर्ग को अकेले ना देखा जाए। जितने भी वर्ग है समाज में, गरीब अमीर, जाति के हिसाब से देख लो या फिर उसके धन के हिसाब से देख लो, अनेक वर्ग निकलेंगे, तो हर वर्ग को एक समान नज़रों से देखा जाए। ऐसा ना हो कि हम गरीब को थोड़ा सा पीछे छोड़ दे रहे, अमीरों के लिए कोई योजना बना दें, या फिर अमीरों को पीछे छोड़ दे, गरीबों के लिए योजना बना दें। जिसको जितनी ज़रूरत है उतनी योजना होनी चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें जो है ना, हम हर योजना में रखते ही रखते हैं। इसमें से किसी को भी स्किप नहीं कर सकते, अनदेखा नहीं कर सकते, नज़रअंदाज करना बिल्कुल सही नहीं होगा। ठीक है, यह सुनिश्चित किया जाता है कि योजना बनाते समय इन चारों में से अंतर्विरोध ना हो। अंतर्विरोध का मतलब, देखो एक चीज़ क्या होता है कि हमने ये 4 चीज़ें हैं, इन चारों में से किसी एक पर ध्यान दिया तो हो सकता है दूसरे के लिए हानिकारक हो। जस्ट सपोज एक एग्जांपल से लेते हैं कि ज़्यादा आधुनिकीकरण जाने से क्या रोज़गार को खतरा हो जाता है ना, कि मशीनें ही लगा लेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा आधुनिकीकरण हो जाएगा, मशीनें लग जाएगी तो लोगों को रोज़गार कैसे मिलेगा? तो ये क्या हुआ? आधुनिकीकरण रोजगार के लिए खतरा बन गया। हालांकि हम इसको टॉपिक में समझेंगे कि एक्चुअली में ये रोजगार के लिए खतरा नहीं बनता, एक छोटे टाइम के लिए खतरा बनता है, बड़े टाइम के लिए ये फायदेमंद ही होता है, रोजगार और बढ़ाता ही है। तो ये हम समझेंगे। तो मैंने जस्ट एग्जांपल दिया था कि आधुनिकीकरण कहीं समानता या समृद्धि के लिए कुछ हानिकारक ना हो जाए, कोई एक दूसरे के लिए हानिकारक ना हो जाए। इसको कहते हैं अंतर्विरोध, कि आपस में ही अंतर्विरोध ना हो जाए। ठीक है, तो इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि कोई ऐसी योजना ना बन जाए जिस योजना में बाकी के 3 तो अच्छे से काम कर रहे हैं और इस पे अंतर्विरोध हो गया कि इस पे उल्टा पड़ रहा है वो, तो ऐसा ना हो जाए। तो
अब हम इन चारों को एक एक करके समझेंगे, इन चारों को एक एक करके समझेंगे कि योजना में समृद्धि का क्या रोल है, योजना में आत्मनिर्भरता का क्या रोल है, योजना में आधुनिकीकरण का क्या रोल है और समानता का क्या रोल है। ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम दो को समझेंगे, बाकी के दो को हम नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो मैंने कहा चलो इसको छोटा कर देते हैं। तो समृद्धि का मतलब क्या होता है, मैंने साइड में लिखा हुआ है बढ़ना या वृद्धि होना। देखो एग्जैक्ट अगर मैं बढ़ना बोलूं तो गलत हो जाएगा, ठीक है, सीधा बढ़ना नहीं होता इसका मतलब। समृद्धि का मतलब होता है कोई चीज़ डेवलप होना। डेवलप होना मतलब धीरे 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 कैपेबल हो जाना। एक बच्चा डेवलप होता है, धीरे धीरे सीखता है चीज़ें। अब वो सीख चुका है तो अब दोबारा बच्चा नहीं बनेगा ना, और दोबारा बच्चा बनेगा तो वो फिर सीखा ही क्या था, है ना। तो डेवलप होना मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो धीरे धीरे बढ़ के हम उस लेवल पे आ जाते हैं। एक लेवल पकड़ लेना, ऐसा ना हो कि जस्ट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे मार्क्स 20-25 आ रहे थे और 20-25-30 तो जब 20 से 25 हुए तो मैं उसको क्या समृद्धि बोल दूंगा? नहीं, ये सिर्फ बढ़ना हुआ। लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रैक्टिस करी, सीखा, पेपर देखा कैसे आते हैं, बहुत चीज़ें सीखी। उसके बाद मैंने प्रैक्टिस वगैरह करके 20-25 से मैंने 40-45-50 पे चला गया। ये हुई मेरी समृद्धि। अब जब मैं 40-50 पे चला गया हूँ तो अब क्या दोबारा मैं 20-25 पे आऊँगा क्या? अब मेरा वो लेवल नहीं है ना, अब तो मैं 40-50 पे चला गया। ऐसे ही जो बच्चा 40-50 पे था वो हो सकता है 70-80 पे चले जाए या 80-90 पे चले जाए। तो ये उसकी धीरे धीरे समृद्धि हुई, क्योंकि अब वो पीछे नहीं आ सकता। जो फर्म उत्पादन करती है 5000 यूनिट्स का, 5000 वस्तु का, वो फर्म एकदम से 2000 पे तो नहीं आएगी ना, आएगी, 1-2 कम होंगे, मतलब 100-150-200 कम होंगे या 100-150-200 बढ़ भी सकते हैं। तो ये होती है समृद्धि। पहले वो 3000 उत्पादन कर रहा था, अब वो 5000 कर रहा है। तो ये धीरे धीरे डेवलपमेंट आई। डेवलपमेंट हर चीज़ में एक साथ आता है। बढ़ना होता है किसी एक चीज़ का, ठीक है, डेवलपमेंट होता है उसकी पूरा जो भी उससे रिलेटेड सब था वो सब बढ़े हैं। जैसे सपोज मैंने मार्क्स की बात करी तो बढ़ना हुआ, मार्क्स बढ़े, लेकिन डेवलपमेंट मतलब हुआ मार्क्स तो बढ़े ही, साथ में उसका भी डेवलपमेंट हुआ, उसके नॉलेज का डेवलपमेंट हुआ, उसको एक्सपीरियंस मिला उस चीज़ का। तो हर चीज़ का डेवलपमेंट में हर चीज़ आ जाती है, ठीक है। तो समृद्धि का मतलब एक डेवलपमेंट से हम जोड़ सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है बढ़ना या वृद्धि होना, लिख सकते हैं समझने के लिए, लेकिन एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है इसका, ठीक है। क्या मतलब है समृद्धि का? देश में वस्तु और सेवाओं के उत्पादकता में वृद्धि। उत्पादकता में वृद्धि मतलब कि पहले कितना उत्पादन हो रहा था, अब कितना उत्पादन हो रहा है, या फिर पहले इस लेवल की वस्तु उत्पाद हो रही थी, इस लेवल की वस्तुएं बन रही थी हमारे देश में, अब इससे बढ़िया क्वालिटी की वस्तुएं बन रही है ना, कम खर्चे में बन रही है, बढ़िया क्वालिटी की। तो ये हमारी समृद्धि हुई, ठीक है। ये बढ़ना नहीं हुआ, क्योंकि अब हमने ये अचीव कर लिया तो अब थोड़ी नीचे हम गिरेंगे, इतना नीचे थोड़ी गिरेंगे, 10-5 ऊपर नीचे होगा। तो हम डेवलप हो चुके हैं। जैसे डेवलपमेंट कहते हैं ना कि जैसे कोई देश डेवलप है कि नहीं है, तो कोई देश डेवलप है कैसे पता चलेगा? वो धीरे धीरे उसका जीडीपी बढ़ता जाता है, तो एक टाइम के बाद वो घटता नहीं है मतलब वो पुराने वाले बिल्कुल पीछे नहीं आता, उसी के आसपास रहता है। पहले 6 था, फिर 7 हुआ, फिर 7.2, फिर 7-8 चला गया, फिर 8 से हो सकता है 7.5 आए, फिर दोबारा 7.8, फिर 8 चला जाए। तो अब ये 8 के आसपास है, हम इसको बोलेंगे समृद्धि हुई। यहाँ बढ़ा नहीं है, ये समृद्धि हुई। समृद्धि एक साल में ही नहीं देखी जाती, थोड़ा लॉन्ग पीरियड में देखा जाता है, ठीक है। तो उत्पादकता में वृद्धि को हम कह सकते हैं समृद्धि। इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया का मतलब है अपना रोजमर्रा काम करने के लिए, पैसा कमाने के लिए हम जिस भी चीज़ का काम करते हैं ताकि पैसा आए, फिर हम अपना भरण पोषण कर सके, उसको कहते हैं। तो इसका अभिप्राय आर्थिक क्रिया या फिर उत्पादन क्रिया में लगे संसाधनों में वृद्धि करने या उतने ही संसाधन में दक्षता एफिशिएंसी से उपयोग करने से है। क्या मतलब है इसका? देखो, वृद्धि 2 तरीके से हो सकती है, समृद्धि 2 तरीके से हो सकती है। कैसे 2 तरीके से हो सकती है? एक आदमी था, उसके पास पहले 4 मशीन थी, जस्ट सपोज 4 नहीं थी, एक आदमी था, उसके पास 1 लाख रुपए थे अपने बिजनेस में लगाने के लिए। अब उस 1 लाख में उसने क्या करा कि 1 लाख में वो
100 वस्तु बनाता था पहले, 1 लाख में 100 वस्तु बनाता था। अब 100 वस्तु बनाता था तो उसने क्या करा कि इसमें 50,000 और जोड़ दिया, 50,000 जोड़ दिया और कैपिटल और लगा दिया, ठीक है। अब वो क्या बनाएगा, अब वो बनाएगा 150 वस्तु, क्योंकि 1 लाख में जब 100 है तो 50,000 में 50 तो 150 वस्तु और बनाएगा। ये भी तो वृद्धि हुई है ना। क्या हुआ इसमें उसने क्या करा, अपने संसाधन में वृद्धि करी। पैसा भी तो एक संसाधन होता है, तो अपने संसाधन में वृद्धि करी, तो ये भी एक समृद्धि का पार्ट है। अगली बार अब वो 1.5 लाख से बिजनेस करेगा तो 1.5 लाख से दोबारा 100 पे थोड़ी जाएगा, 130 भी नहीं जाएगा, हालांकि 140, 45, 50, हो सकता है 60 चला जाए, इसके आसपास रहेगा, दोबारा यहाँ तो नहीं जाएगा। तो हुई समृद्धि। तो संसाधन में वृद्धि करने से भी समृद्धि होगी। या फिर एक चीज वो और कर सकता है, पैसा एक्स्ट्रा ना लगा के, उसका बिजनेस क्या था, उसका बिजनेस था कपड़ों का। अब कपड़ों में क्या था कि उसके वर्कर जो थे वो ज़्यादा प्रशिक्षित या फिर एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे, तो वो कहीं से भी काट देते कपड़ा और फिर वो कपड़ा ख़राब हो जाता था, किसी काम का था ही नहीं वो कपड़ा। तो उनको इतना प्रशिक्षण नहीं था कि कैसे करके काटे कि कपड़ा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ में चला जाए और ख़राब कम निकले, वेस्टेज कम हो। तो उसने क्या करा कि अपने वर्कर्स को थोड़ा प्रशिक्षण दिया या फिर खुद वहाँ पे अपॉइंट हो गया कि नहीं अब मैं वेस्ट कम होने दूंगा, वेस्ट ज़्यादा हो रहा है। तो धीरे धीरे होते होते थोड़ा टाइम लगा। उस 1 लाख से वो पहले 100 वस्तु बनाता था, उसी 1 लाख से अब उसका वेस्टेज कम होने लगा, क्योंकि उसने टाइम दिया अपने बिजनेस पे, अपने वर्कर्स को प्रशिक्षित किया और खुद भी प्रेजेंट रहा वहाँ पे कि नहीं ऐसे काटो, सिखाया बाकायदा। अब उस 1 लाख से वो 120 वस्तु बना लेता है। उसने पैसा अलग से नहीं लगाया, संसाधन उतना ही है, बिजली ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खर्च हो गई। हालांकि देखो यूज़ हुआ है तो ज़्यादा खर्च होगा, थोड़ा सा 20 प्रोडक्ट ज़्यादा बने हैं तो, लेकिन ज़्यादा भी कैसे खर्च होगा, थोड़ा सा ही तो 19-20 होगा। तो एक तरह से उसने संसाधन उतना ही लगाया, संसाधन एक्स्ट्रा नहीं किया उसने। अब संसाधन एक्स्ट्रा ना करने पे भी उत्पादन बढ़ रहा है उसका। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि उसने अपनी वस्तु को दक्षता से प्रयोग किया। एफिशिएंसी मतलब होता है कि बिल्कुल ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कोई भी संसाधन है उसका पूर्णतः यूज किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो सकता है उसका। पहले कटपीट करके फालतू चला जाता था, अब क्या हुआ, अब कटपीट होने ही नहीं दे रहा वो खुद तैनात है वहाँ पे, इसको ऐसे काटो तो ये सारा कपड़ा यूज में जाएगा और इधर का फिर अलग कटेगा। तो वो एफिशिएंसी से काम कर रहा है और उसके प्रोडक्ट में वृद्धि तब भी हो गई बिना संसाधन एक्स्ट्रा लगाए। तो संसाधन की वृद्धि करने पे भी हो सकता है प्रोडक्ट में वृद्धि 150 हो सकता है, और उतने ही संसाधन को अगर हम दक्षता से उपयोग करें, एफिशिएंसी दिखाएं, तो भी वृद्धि होगी, तो भी समृद्धि होगी। ठीक है। अब अगली बार उसने 1 लाख से 120 बना लिए, धीरे धीरे उसने खुद को अपने वर्कर्स को प्रशिक्षण दे दिया, सिखा दिया इसको ऐसे नहीं ऐसे काटो, ऐसे नहीं ऐसे काटो। अगली बार क्या वर्कर उल्टा पुल्टा काट देंगे, गलती से हो सकता है एक आध बार कट जाए, लेकिन जानबूझ के ऐसे थोड़ी कोई काट देगा। तो अगली बार जब उत्पादन होगा तो 120 ही होगा ना, 100 पे तो नहीं जाएगा, 118 होगा, 120 होगा, 122 हो सकता है, 100 तो नहीं जाएगा ना। अब तो हुई ना वृद्धि, समृद्धि हुई ना। तो इसको भी समृद्धि कहते हैं कि संसाधन में वृद्धि करने से जो अगर उत्पादन में वृद्धि हो, या फिर उतने ही संसाधन को दक्षता से यूज करने पे भी उत्पादन में वृद्धि हो सकती है। ठीक है, मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट करते हैं, देश की समृद्धि। देश की समृद्धि का मतलब है कि देश डेवलप होना, धीरे 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 डेवलप हो गया देश, अब पीछे नहीं जाएगा देश, इसके आसपास ही रहेगा। तो वो चीज की देश की समृद्धि का आशय क्या मतलब है? सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी में निरंतर वृद्धि से है। अब मैंने क्या बोला कि अब बच्चा 20 में से 25 ला रहा है, कभी 20 ला रहा है, कभी फिर 15 भी ले आ रहा है मार्क्स, तो 15, 20, 25 तो चलता जा रहा है ना। इसको थोड़ी समृद्धि बोलेंगे, इसको तो बढ़ना बोलेंगे। मार्क्स इस बार बढ़ गया, अगली बार घट जाएंगे। समृद्धि तब होगी जब धीरे धीरे बढ़ रहा है उसका। 20 से 22 हुआ, फिर 25 हुआ, 25 से 28 हो गया, 28 से 29 हुआ, 29 से फिर 33 हो गया, धीरे धीरे बढ़ रहा है। कभी एक बढ़ रहा है, कभी ज़्यादा बढ़ रहा है, जरूरी नहीं है बड़े बड़े अमाउंट में ही बढ़े, एक एक नंबर भी बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आदमी इतना बढ़ के चला गया है 33 नंबर पे, तो अब वो दोबारा 15 पे तो नहीं आएगा, दोबारा 20 पे तो नहीं आएगा, वो 30, 33, 35 के आसपास ही रहेगा। तो वही सीन यहाँ पे जीडीपी का है कि सकल घरेलू उत्पाद जब निरंतर वृद्धि होगी ना, निरंतर मतलब कि लगातार वृद्धि,
थोड़ा थोड़ी वृद्धि, ज़्यादा नहीं, लेकिन लगातार वृद्धि होगी ना, तो इससे क्या होगा कि देश में समृद्धि आती है, डेवलप उसे कहते हैं। कभी कम हुआ, कभी ज़्यादा हुआ, कभी कुछ, ये तो फ्लक्चुएट होता रहेगा, इसको थोड़ी सी समृद्धि बोलेंगे, इसको तो सिर्फ एक बढ़ना बोलेंगे। तो और जीडीपी होता क्या है, एक वर्ष की अवधि में देश में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य। एक साल में देश में जितना भी उत्पादन हुआ है, फिर चाहे वो किसी वस्तु का उत्पादन हुआ या कोई सेवा का उत्पादन हुआ है, जैसे किसी डॉक्टर ने अपने सेवा दी किसी हॉस्पिटल में, यहाँ पे तो कोई वस्तु नहीं बना, लेकिन उसने सेवा तो दी ना, एक साल काम किया हॉस्पिटल को, सर्विस दी उसने, तो वो भी तो उत्पादन का ही पार्ट है ना। तो वही चीज़ बोला है कि सेवाओं का उत्पादन भी और वस्तु का उत्पादन भी एक साल में बाजार मूल्य का देखा जाता है कि कितने रुपए का उसने सर्विस दिया, कितने रुपए का एक डॉक्टर ने सर्विस दिया, 20,000 की सर्विस दी, 30,000 की सर्विस दी, उस हिसाब से एक बाजार मूल्य निकाल के और फिर जीडीपी में आकलन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कृषि क्षेत्र, जिसको प्राथमिक भी कहते हैं, औद्योगिक द्वितीय, सेवा तृतीय। कृषि, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, तीनों मिलके योगदान होता है किसमें, सकल घरेलू उत्पाद में। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी निकालने में किसका योगदान होता है सबसे ज़्यादा, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इन्हीं तीनों के योगदान से सकल घरेलू उत्पाद का आकलन होता है, निकाला जाता है। और यही तीनों क्षेत्र किसी अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करते हैं। ढांचा का मतलब बेस मजबूत करते हैं। अगर कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र मजबूत है तो उस देश की सकल घरेलू उत्पाद या फिर उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा। ठीक है, तो यही एक ढांचा तैयार करते हैं, बेस यही है। तो समृद्धि हमने पढ़ लिया कि किसी योजना में समृद्धि का क्या मतलब है कि वो जीडीपी बढ़ाए धीरे धीरे। जीडीपी होता क्या है, जीडीपी हमने वो भी देख लिया, जीडीपी ये होता है किसी संसाधन का दक्षता से उपयोग करना या फिर संसाधन बढ़ा के उत्पादन को बढ़ाना, वो भी समृद्धि को ही होता है। तो ये सारी समृद्धि के हमने देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण किस चीज का, कैसा आधुनिकीकरण, क्या बड़ी बड़ी मशीनों को यूज करना ही आधुनिकीकरण होगा? नहीं, आधुनिकीकरण सिर्फ एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, आधुनिकीकरण में और चीजें भी हैं। क्या है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया, मतलब कि पहले हल जोत के फसल होता था, इसको कहते हैं परंपरागत। का मतलब है कि जो रूल चलती आ रही है, टाइम टू टाइम से चलती आ रही है, अब इसको कोई छेड़ नहीं रहा। ठीक है ना, टाइम टू टाइम से चलती आ रही है, उसको कहते हैं परंपरागत, और कोई उसमें चेंज करना भी नहीं चाहता। हल से जोत रहे तो चलो हल ही से कर रहे हैं। तो वस्तु या फिर किसी सेवा का उत्पादन अगर परंपरागत तरीके से हो रहा है, परंपरागत मतलब पुराने तरीके से, वस्तु और सेवाओं के उत्पादन की परंपरागत प्रक्रिया, रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण। रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण क्या होता है? रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण होता है कि जैसा चल रहा है आंख बंद करके उसको मान लेना। जैसे एक होता था ना पहले कि विधवा को उसके साथ ही जला दिया जाता था, जिसे जोहर करना कहते थे, कि पति मर गया तो उसके साथ ही उसको जला दिया जाएगा। तो ये क्या मतलब था इसका? अगर कोई इसको निष्कर्ष निकाले तो क्या होगा इससे? किसी को अगर पूछ लेना किसको कि क्या मतलब है इसका या फिर क्या हो जाएगा इससे, ऐसा करने से, किसी को आंसर नहीं पता, लेकिन आंख बंद करके हम विश्वास करे जा रहे हैं कि अरे ये बड़ा, ये तो हिंदू में तो होना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है रूढ़िवाद, कि आंख बंद करके हमने पुरानी परंपराओं को विश्वास कर लिया है कि हाँ ये सही है, फिर चाहे अब वो कुछ भी हो। तो वो होता है रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण। सामाजिक दृष्टिकोण मतलब कि नजरिया, रूढ़िवाद में पुरानी सोच के नजरिए से। जैसे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, महिलाओं का सम्मान। ये महिला तो असम्मान के लिए ही बनी है। पहले के लोगों में यही होता था कि महिला तो जूती की तली है, होता है ये, मतलब ऐसा सच बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल रहा हूँ। महिलाओं को जूते की तली समझा जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये तो, कि बिल्कुल हिस्सेदारी है बराबरी की सबकी, लेकिन पहले की सोच बता रहा हूँ कि ऐसा होता था। तो महिलाओं को तो सम्मान मिलना चाहिए ना। तो ये एक दृष्टिकोण कैसा है, सोच कैसा है, नजरिया, ये है रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, जो कि नहीं होना चाहिए समाज में, बड़ा घातक होता है ये। समान अधिकार, समान अधिकार, अब मैंने वही चीज बोला कि पुरुष और स्त्री में तो समान अधिकार होना चाहिए, ऐसे भेदभाव का तो कोई यहाँ पे सीन ही नहीं है, लेकिन ये भेदभाव किया जाता था पहले। तो ये क्या था, ये पुरानी सोच, रूढ़िवादी दृष्टिकोण। तो दोनों चीज को बदलना है।
वस्तु और सेवा के उत्पादन में जो परंपरागत प्रक्रिया चल रही है, जो पहले से अरे ऐसे ही वस्तु का उत्पादन होगा, हमें कुछ नहीं करना, हमें नई चीज़ चाहिए ही नहीं, हम हल से ही करेंगे, हमें ट्रैक्टर नहीं चाहिए, ट्रैक्टर की जगह पे कुछ और मशीन आएगी और नहीं, ना ट्रैक्टर ठीक है, हमें नहीं चाहिए नया। तो इसको और रूढ़िवादी सामाजिक दृष्टिकोण, ठीक है, जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है वहाँ पे भी और हमारे दिमाग को भी, दोनों को आधुनिकीकरण की जरूरत है। आधुनिकीकरण का मतलब है कि दोनों को समय के हिसाब से ढलना पड़ेगा, सिर्फ उत्पादन की तरफ से नहीं कि नई नई मशीन लगा देना सिर्फ आधुनिकीकरण हुआ। हमारी सोच भी तो आधुनिक होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। आधुनिकीकरण में किसी देश में आधुनिकीकरण का मतलब है ये नहीं कि उत्पादन के लिए अब हम पहले ट्रैक्टर यूज करते थे, अब उससे कोई बढ़िया चीज आ गई वो यूज कर रहे तो हम आधुनिक हो गए, नहीं। दिमाग अगर अभी भी रूढ़िवादी की तरह काम करता है तो आप आधुनिक नहीं हुए हो। दोनों चीज का बदलना, समय के अनुकूल बदलना ही आधुनिकीकरण है। इसका और इसका, दोनों अगर समय का अनुकूल बदल रहे हैं, समय की जो मांग है उस हिसाब से बदल रहे हैं, तो वो आधुनिकीकरण है। ना कि सिर्फ एक चीज़ को बदल देना, उत्पादन की प्रक्रिया को बदल देना और फिर हम आधुनिक हो गए जी, हम तो आधुनिक ऐसे करिए, तो वो चीज़ नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर बिल्कुल नहीं समझ में आया कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं नेक्स्ट क्लास जब भी लूँगा इस चैप्टर का तो आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, अगर वहाँ से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको नोट्स मिलेंगे, वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।